भाग पहला। आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक ऐसा देश जहां संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। लेकिन क्या भारत के सभी लोगों ने हमेशा समान अवसर के साथ जीवन की शुरुआत की। क्या लोग यह कह देना कि सब बराबर है पर्याप्त है। सब सदियों तक कुछ लोगों को शिक्षा, मंदिर, सार्वजनिक कुएं, सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक जीवन से दूर रखा गया। इसी प्रश्न से जन्म लेती है भारत की सबसे चर्चित और सबसे बहस योग्य नीतियों में से एक, आरक्षण। कुछ लोग इसे सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा साधन मानते हैं। कुछ लोग इसे मेरिट के विरुद्ध बताते हैं। लेकिन सच क्या है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम भावनाओं से नहीं बल्कि इतिहास, संविधान और तथ्यों के आधार पर इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। आखिर आरक्षण क्या है। आरक्षण का अर्थ कुछ विशेष वर्गों के लिए शिक्षा, सरकारी नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में निर्धारित प्रतिशत के अवसर सुरक्षित करना। इसका उद्देश्य किसी को विशेषाधिकार देना नहीं, बल्कि उन समुदायों को अवसर उपलब्ध कराना जिन्हें लंबे समय तक सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पीछे रखा गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण का मूल उद्देश्य समान परिणाम देना नहीं, बल्कि अवसरों की असमान शुरुआत को कुछ हद तक संतुलित करना है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत सामाजिक इतिहास अत्यंत जटिल रहा है। सदियों तक समाज के कुछ वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने, अनेक सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने और सम्मानजनक पेशों तक पहुंच से वंचित रखा गया। ऐसे परिस्थितियों में स्वतंत्र भारत के सामने प्रश्न था, क्या केवल कानून बनाकर समानता स्थापित हो जाएगी, या फिर उन लोगों को अतिरिक्त अवसर देने होंगे जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए। यहीं से सामाजिक न्याय की अवधारणा सामने आती है। संविधान की दृष्टि क्या है। भारत का संविधान केवल कानून समानता की बात नहीं करता, बल्कि वास्तविक समान अवसर की दिशा में भी मार्गदर्शन देता है। इसी सोच के तहत अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजातियों एसटी और बाद में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था विकसित हुई। इसका उद्देश्य किसी वर्ग को अस्थायी लाभ देना नहीं, बल्कि समाज के अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व के अवसर सुनिश्चित करना था। आज भी आरक्षण पर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग इसे आवश्यक सुधार मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें समय समय पर बदलाव की आवश्यक है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले यह समझना आवश्यक है कि आरक्षण केवल प्रतिशतों का विषय नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक इतिहास, समान अवसर और न्याय के अवधारणा से जुड़ा प्रश्न है। अगले भाग में हम जानेंगे आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई, ब्रिटिश काल, पूना पैक्ट, संविधान सभा की बहस और स्वतंत्र भारत की नीतियों ने इस व्यवस्था को किस प्रकार आकार दिया। हम लोग भाग 2 में जानेंगे आरक्षण का इतिहास, संघर्ष, संविधान, सामाजिक न्याय। आरक्षण की कहानी 1950 में संविधान लागू होने से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें उससे भी पहले औपनिवेशिक भारत के संघर्षों में मिलता है। एक ऐसा समय जब देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन समाज के भीतर
समानता की लड़ाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। यही वह दौर था जिसने आगे चलकर भारत की आरक्षण व्यवस्था की नींव रखी। ब्रिटिश काल और प्रतिनिधित्व की मांग। 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय समाज में गहरी सामाजिक असमानताएं थीं। कई समुदाय शिक्षा, प्रशासन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से लगभग बाहर थे। ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न समुदायों ने भारत ने शासन, प्रशासन और उचित प्रतिनिधित्व की मांग उठानी शुरू की। इसकी पृष्ठभूमि अलग निर्वाचन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर बहस तेज हुई। यह केवल चुनाव की व्यवस्था का प्रश्न नहीं था, बल्कि यह आवाज़ थी उन लोगों की जो पहली बार सत्ता में निर्णय प्रक्रिया में अपनी भागीदारी चाहते थे। पूना पैक्ट 1932 का पूना पैक्ट 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्ज मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का प्रस्ताव था। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, इसे सामाजिक एकता के लिए चुनौती माना। दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि वंचित समुदायों को प्रभावी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना आवश्यक है। लंबी चर्चा और समझौते के बाद पूना पैक्ट हुआ। इस समझौते में अलग निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था स्वीकार की गई, लेकिन अनुसूचित जातियों के लिए अधिक आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। संविधान सभा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या केवल कानून के सामने समानता पर्याप्त होगी या समाज में वास्तविक सम्मान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान भी की आवश्यक होंगे। संविधान निर्माताओं ने माना कि जिस समुदायों ने लंबे समय तक सामाजिक भेदभाव और वंचना झेली है, उनके लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए। इसी सोच के आधार पर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा, सरकारी योजनाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में विशेष प्रावधान किए गए। इसका उद्देश्य अस्थायी विशेषाधिकार देना नहीं, बल्कि ऐतिहासिक असमानताओं को कम करना था। मंडल आयोग और नई बहस। 1979 में केंद्रीय सरकार ने मंडल आयोजक का गठन किया। आयोग का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना और उनके उत्थान में उपाय सुझाना था। आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सिफारिश की। 1990 में इन सिफारिशों को लागू करने की घोषणा हुई। इसके बाद देश भर में व्यापक समर्थन और विरोध दोनों देखने को मिले। यह भारतीय राजनीति और समाज के सबसे बहसों में से एक बन गया। अगले भाग की भूमिका। आज की आरक्षण व्यवस्था किसी एक दिन में नहीं बनी। यह दशकों से के सामाजिक संघर्ष, संवैधानिक विमर्श और राजनीतिक निर्णयों का परिणाम है। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या आरक्षण आज भी उतना आवश्यक है? क्या सामाजिक न्याय का सबसे प्रभावी माध्यम है, या समय के साथ इसमें सुधार की आवश्यकता है? अगले भाग में हम आरक्षण के पक्ष और विपक्ष के प्रमुख तर्कों और तथ्यपूर्ण और संतुलित विश्लेषण करेंगे, ताकि दर्शक स्वयं अपना निष्कर्ष बना सकें। भाग 3 की ओर बढ़ रहे हैं। आरक्षण के पक्ष में
और विपक्ष, दो दृष्टिकोण, एक बहस। भारत में शायद ही कोई ऐसा विषय हो जिस पर आरक्षण जितनी गहरी बहस होती हो। एक पक्ष कहता है आरक्षण सामाजिक न्याय का आधार है, तो दूसरा पक्ष कहता है आरक्षण से योग्यता और समान प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती है। लेकिन क्या यह बहस केवल हाँ और ना तक सीमित है, या इसके पीछे कहीं अधिक जटिल सामाजिक, ऐतिहासिक और संवैधानिक प्रश्न छिपे हैं? आइए दोनों पक्षों को समझते हैं। आरक्षण के पक्ष में तर्क। पहला, ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई। समर्थकों का तर्क है कि कुछ समुदाय ने सदियों तक सामाजिक भेदभाव और अवसरों की कमी का सामना किया। ऐसे में केवल यह कहना कि अब सभी बराबर हैं पर्याप्त नहीं होगा। आरक्षण उन समुदायों को शिक्षा और सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच देने का माध्यम माना जाता है। दूसरा, प्रतिनिधित्व बढ़ाना। लोकतंत्र व्यवस्था में यह महत्वपूर्ण माना जाता है कि विभिन्न सामाजिक समूह प्रशासन, शिक्षा और सार्वजनिक संस्थानों में भी दिखाई दे। समर्थकों के अनुसार आरक्षण में विविध समुदायों का प्रतिनिधित्व बढ़ता है। तीसरा, समान अवसर की दिशा में कदम। समान नियम तभी प्रभावी माने जाते हैं जब सभी लोग लगभग समान परिस्थितियों में शुरुआत करें। यदि प्रारंभिक अवसरों में बड़ा अंतर हो तो कुछ लोग के अनुसार अतिरिक्त सहायता सामाजिक न्याय का हिस्सा हो सकती है। चौथा, सामाजिक समावेशन। समर्थकों का मानना है कि आरक्षण केवल नौकरी या कॉलेज की सीट नहीं, बल्कि समाज के सम्मानजनक भागीदारी का माध्यम भी है। आरक्षण के विरोध में तर्क। पहला, मेरिट की बहस। विरोध करने वाले का कहना है कि चयन मुख्यतः योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर होना चाहिए। उनका तर्क है कि आरक्षण से कुछ परिस्थितियां में प्रतिस्पर्धा की समानता प्रभावित हो सकती है। दूसरा, क्रीमी लेयर का प्रश्न। विशेष रूप से ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की गई ताकि अपेक्षाकृत समृद्धि परिवारों को आरक्षण का लाभ सीमित रहे और अधिक वंचित लोगों तक अवसर पहुंच सके। इसके बावजूद यह बहस जारी है कि लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है। तीसरा, आर्थिक आधार की मांग। कुछ लोग मानते हैं कि आज गरीबी सभी समुदाय में मौजूद है, इसलिए उनका सुझाव है कि सहायता एक महत्वपूर्ण आधार आर्थिक स्थिति भी होना चाहिए। इसी संदर्भ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए भी अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई। चौथा, समय समय पर समीक्षा। एक अन्य तर्क यह है कि किसी भी सार्वजनिक नीति की तरह आरक्षण व्यवस्था की भी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसके उद्देश्य प्रभावी रूप से पूरे हो रहे हैं। क्या दोनों प्रश्नों में कुछ सच्चाई है? यह समझना आवश्यक है कि दोनों पक्ष अलग अलग चिंताओं को सामने रखते हैं। एक पक्ष ऐतिहासिक और सामाजिक न्याय पर जोर देता है तो दूसरा पक्ष समान प्रतिस्पर्धा, दक्षता और नीति की समयानुकूल समीक्षा पर बल देता है। लोकतांत्रिक समाज में इन दोनों दृष्टिकोणों पर शांतिपूर्ण और तथ्यों के आधार पर चर्चा होना आवश्यक है। आरक्षण का प्रश्न केवल समर्थन या विरोध करना नहीं, यह प्रश्न है हम ऐसे समाज कैसे बनाएं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और आगे बढ़ने का वास्तविक मौका मिले। अगले भाग में हम देखेंगे क्या आरक्षण अपने घोषित उद्देश्य को पूरा कर पाया
शिक्षा, सरकारी सेवाओं और सामाजिक प्रतिनिधित्व में क्या बदलाव आए और कौन सी चुनौतियां आज भी बनी हुई हैं। 4 में जानेंगे, क्या आरक्षण अपने उद्देश्य में सफल हुआ है। किसी भी नीति का मूल्यांकन उसके इरादों से नहीं बल्कि उसके परिणामों से किया जाता है। आरक्षण का उद्देश्य था ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर देना, लेकिन 7 दशक से अधिक समय बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या आरक्षण अपने उद्देश्य में सफल हुआ। इस प्रश्न का उत्तर ना तो पूरी तरह हाँ है, ना पूरी तरह नहीं। आइए तथ्यों और विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर समझते हैं। जहां सकारात्मक बदलाव दिखाई देते हैं, पहला, शिक्षा प्रतिनिधित्व। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के छात्रों की विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में और संस्थानों में स्थिति समान नहीं है। दूसरा, सरकारी सेवाओं में भागीदारी। आरक्षण के माध्यम से विभिन्न समुदायों की सरकारी सेवाओं में भागीदारी बढ़ी। इससे प्रशासन में सामाजिक विविधता भी बढ़ी। हालांकि कभी सभी स्तरों और सभी विभागों में प्रतिनिधित्व समान नहीं है। तीसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में आरक्षित सीटों के कारण कई ऐसे समुदायों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला जो पहले निर्णय प्रक्रिया में बहुत कम दिखाई देते थे। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी का दायरा व्यापक हुआ। जहां चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की असमान पहुंच। यही किसी छात्र को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अच्छी शिक्षा ही ना मिले तो केवल उच्च शिक्षा के आरक्षण उसके लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना भी उतना ही आवश्यक है। दूसरा, ग्रामीण और शहरी में अंतर। ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक विद्यार्थियों के सामने आज भी संसाधनों, शिक्षकों, इंटरनेट और कोचिंग जैसी सुविधाओं की कमी है। इसका प्रभाव प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी पर पड़ता है। तीसरा, निजी क्षेत्र का प्रश्न। भारत के अधिकांश आरक्षण सरकारी क्षेत्र में लागू है, जबकि रोजगार का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र में है। यही कारण या बहस समय समय पर उठती रही है कि सामाजिक न्याय और रोजगार के अवसर के बीच संतुलन कैसे बनाएं। क्या केवल आरक्षण पर्याप्त है? कई शिक्षावादी और नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि आरक्षण महत्वपूर्ण नीति हो सकती है, लेकिन अकेले इससे सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इसके साथ साथ आवश्यक है गुणवत्तापूर्ण सरकारी विद्यालय, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास, रोजगार के अवसर, उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान, सामाजिक भेदभाव में कमी आदि। ये क्षेत्र मजबूत होंगे तो अवसरों की समानता और अधिक प्रभावी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव। दुनिया के कई देशों में भी ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए विभिन्न प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां अपनाई गईं। हालांकि हर देश की सामाजिक परिस्थितियां अलग होती हैं, इसीलिए किसी भी मॉडल को सीधे भारत में लागू करना उचित नहीं माना जाता। भारत की नीति को उसकी अपनी ऐतिहासिक, सामाजिक और संवैधानिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझना आवश्यक है। आरक्षण ने अनेक लोगों के लिए शिक्षा, रोजगार, प्रतिनिधित्व के नए अवसर खोले। साथ ही उनके क्रियान्वयन, प्रभाव और भविष्य को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी बने हुए हैं।
किसी भी नीति की तरह इसकी भी समय समय पर समीक्षा, आंकड़ों और विश्लेषण और सार्वजनिक विमर्श आवश्यक है। अगले और अंतिम भाग में हम चर्चा करेंगे भारत में आरक्षण का भविष्य क्या हो सकता है, क्या सुधार संभव है और सामाजिक न्याय तथा सम्मानजनक अवसर के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। भाग 5, भविष्य का रास्ता, आरक्षण, सामाजिक न्याय और भारत का कल। 7 दशक से अधिक समय बीत चुके हैं। आरक्षण ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। कई लोगों के लिए यह अवसर का द्वार बना, कई लोगों के लिए यह आज भी बहस का विषय है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है भारत ऐसे समाज कैसे बनाए जहां हर नागरिक को समान अवसर वास्तव में मिल सके। भविष्य की चुनौतियां क्या क्या है। भारत तेजी से बदल रहा है। नई तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, निजी क्षेत्र का विस्तार और बदलता रोजगार बाजार नई चुनौतियां लेकर आए हैं। ऐसे में केवल सरकारी नौकरियों पर आधारित सोच पर्याप्त नहीं हो सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में नीति निर्माण के दौरान नियमित आंकड़ों, सामाजिक वास्तविकताओं और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर समीक्षा महत्वपूर्ण रहेगी। संभित सुधारों पर चर्चा। विभिन्न विशेषज्ञों, आयोगों और सार्वजनिक विमर्श में समय समय पर कुछ सुझाव सामने आते हैं। गुणवत्तापूर्ण सरकारी विद्यालयों को मजबूत करना, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर अधिक निवेश, नीतियों की समय समय पर समीक्षा के लिए विश्वसनीय आंकड़ों का उपयोग, यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण का लाभ अधिक से अधिक पात्र और वंचित लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। सामाजिक भेदभाव कम करने के लिए शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना। इन सुझावों पर अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन व्यापक सहमति इन बात पर है कि शिक्षा और अवसरों की गुणवत्ता बढ़ाना दीर्घकालिक समाधान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान की भावना। भारत में संविधान केवल अधिकारों का दस्तावेज नहीं है, यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संकल्प भी है। सामाजिक न्याय और समान अवसर दोनों ही संवैधानिक मूल्यों का हिस्सा है। इसलिए आरक्षण पर चर्चा तथ्यों और संवैधानिक सिद्धांतों और परामर्श सम्मान के साथ होनी चाहिए, ना कि कटुता या पूर्वग्रह के साथ। लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि कठिन विषयों पर भी संवाद जारी रहे। भावनात्मक। जब एक बच्चा जन्म लेता है, वह अपनी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति चुनकर नहीं आता, लेकिन समाज उसकी यह आसान भी बना सकता है और कठिन भी। आरक्षण की बहस केवल सीटों और प्रतिशतों की बहस नहीं है, यह उस भारत की बहस है जहां हर नागरिक को सम्मान मिले, जहां हर प्रतिभा को अवसर मिले और जहां न्याय केवल संविधान की किताबों में नहीं बल्कि हर नागरिक के जीवन में दिखाई दे। शायद अंतिम उत्तर किसी एक पक्ष के पास नहीं है, लेकिन यदि हम इतिहास को समझें तो वर्तमान का ईमानदारी से मूल्यांकन करें और भविष्य के लिए संतुलित समाधान खोजें, तो यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता होगी। क्योंकि एक मजबूत भारत वही होगा जहां समानता केवल एक आदर्श नहीं बल्कि हर नागरिक का अनुभव बने। यदि आपको यह डॉक्यूमेंट्री तथ्यपूर्ण और विरोधजनक लगे तो वीडियो को
लाइक करें, कमेंट में अपनी राय सम्मानपूर्वक साझा करें और आकाश एजुकेशनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना बल्कि संविधान, इतिहास और तथ्यों के आधार पर जटिल विषयों को सरल भाषा में समझना है। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। जय हिंद।